हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम अभिज्ञान शाकुंतला जो कि कालिदास लिखा गया नाटक है, इसको हम देखेंगे। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि कालिदास एक लेखक हैं और ये जो है गुप्ता टाइम पीरियड में थे। इन्होंने काव्य लिखे हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और नाटक इनके जो हैं अभिज्ञान शाकुंतला, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय हैं। इसके अतिरिक्त ऋतु संहार भी इनके द्वारा ही लिखा गया। तो मेन मोटी-मोटी बातें हमको ये सारे उनके जो लिखे गए हैं, चाहे वो काव्य हैं और चाहे नाटक हो, ये हमको याद रखना है। तो काव्य में रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत है और नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमो वर्षीय है और मालविका अग्निमित्रम है। इसके अलावा ऋतु संहार भी है। तो नाटक कौन-कौन से हैं और काव्य कौन-कौन से हैं, तो ये हमको देखना है। काव्य मतलब जैसे कविता के रूप में लिखे जाते हैं, तो उसको काव्य माना गया है यहाँ पर। आगे है, इतना ही नहीं, लगभग 35 अन्य पुस्तकें भी कालिदास द्वारा रची गई हैं, ऐसा माना जाता है। ये सभी रचनाएँ कालिदास रचित हैं या नहीं, इस पर विवाद ना पड़ते हुए हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य, उनके दृष्टिपात मतलब और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो कालिदास का स्थान और काल के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो विद्वानों ने इस मत पर गहरा मतभेद है कि ये कालिदास कौन थे, यहाँ के रहने वाले थे और कालिदास का नाम जो है एक ही कवि है अथवा इसके नाम के कई कवि हो चुके हों। कुछ विद्वानों ने कालिदास को उज्जैनी निवासी माना है। मतलब कालिदास कहाँ रहता था, तो उज्जैन में रहता था। उज्जैन जो कि एमपी में पड़ता है, क्योंकि उसकी रचनाओं में उज्जैनी, महाकाल, मालवा देश तथा क्षिप्रा आदि के, क्षिप्रा एक नदी है, इन सब का वर्णन वो अपने जो उसके नाटक है, काव्य, उन सब में विस्तार पूर्वक से करता है। तो व्यक्ति जहाँ का होगा वहीं की घटनाओं के बारे में बताएगा, ऐसा इतिहासकार या फिर विद्वानों ने माना है कि जो कालिदास जी हैं वो उज्जैनी के निवासी हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ एक और वो हिमालय हिमालय गंगा हिमालय की उपत्यकाओं का भी वर्णन करते हैं। इस कारण कालिदास ने विस्तार से इन सबका जो है रसमग्न होकर किया है। इससे विद्वानों का विचार है कि ये जो कालिदास जी हैं हिमालय के आसपास रहने वाले होंगे। और बंगाल के विद्वानों ने कालिदास को बंगाली सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कुछ लोगों ने इन्हें कश्मीरी बताया है। इस विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बंगाली है, बंगाली जो लेखक हैं वो उसको बंगाली बताते हैं। कुछ कहते हैं कि हिमालय के आसपास के हैं रहने वाले, क्योंकि इतने अच्छे से वर्णन वही कर पाएगा जो वहाँ पर रहता होगा। दूसरी ओर ये मानते हैं कि उज्जैनी का उन्होंने क्षिप्रा नदी उन सब का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो ये मालो मध्य जो आज मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्र में रहे होंगे। तो भारतीय कवियों की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने परिचय के लिए इतने बड़े साहित्य में कहीं एक पंक्ति भी नहीं लिखी है कि वो कहाँ के हैं। उन्होंने साहित्य, काव्य लिखा, नाटक लिखे, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया है कि वो रहने वाले कहाँ के हैं। कालिदास ने जिस-जिस स्थानों का विशेष रूप से वर्णन किया है, उसी के आधार पर केवल इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि कालिदास ने उन स्थानों को भली-भांति देखा होगा। इस प्रकार एक स्थान के ना होकर वो कई स्थान और फिर दूरी के भी हो सकते हैं। फिर भी कालिदास का अनुराग 2 स्थलों से विशेष रूप से उनके काव्यों और जो साहित्य है उनसे पता चलता है। एक तो उज्जैनी और दूसरी ओर हिमालय। तो ऐसा रहा होगा, कुछ समय के लिए वो उज्जैन में रहे होंगे, कुछ समय के लिए हिमालय में भी रहे होंगे। जो चीज़ें उसने आस-पास देखी होंगी उन सब का उसने वर्णन किया होगा। इससे मोटे तौर पर इतना अनुमान किया जा सकता है कि कालिदास के जीवन पर्यंत समय दोनों स्थानों में व्यतीत हुआ होगा। और यदि हम इन श्रुति में सत्य का कुछ भी अंश माने तो कालिदास विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो राज दरबार में 9 रत्नों में से ये शामिल हुआ करते थे, जो हमारे लिए अनुमान करना है कि जो सुगम हो जाएगा। इसका यौवन काल जो है उज्जैनी के महाराजा विक्रमादित्य की राजसभा में व्यतीत हुआ होगा। विक्रमादित्य उज्जैनी के
नरेश कहे जाते हैं। यद्यपि कालिदास की भांति विद्वानों में महाराज विक्रमादित्य के विषय में उतना ही गहरा मतभेद है, किंतु इस संबंध में अविच्छिन्न रूप से चली आ रही विक्रम संवत की अखिल भारतीय परंपरा हमारा कुछ मार्गदर्शन कर सकती है। पक्के ऐतिहासिक विवाद ग्रस्त प्रमाणों की ओर न जाकर इन जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जा सकता है कि कालिदास अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से एक होंगे। परंतु विक्रमादित्य की राजसभा में कालिदास का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनका जन्म भी उज्जैनी में हुआ होगा। उच्च कोटि के कलाकारों को गुण ग्राहक राजाओं का आश्रय प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मभूमि को त्याग कर दूर-दूर जाना पड़ता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मेघदूत के यक्ष कालिदास स्वयं हैं और उन्होंने जो संदेश मेघ को दूत बनकर भेजा है, वो उनके पास घर की ओर भेजा गया है। मेघदूत का यह मेघ विंध्याचल से चलकर अम्रकूट पर्वत पर होता हुआ रेवा नदी पर पहुंचता है। वहां से दर्शन देश जहाँ की राजधानी विदिशा थी और वहां से उज्जैनी। कवि ने लिखा है कि उज्जैनी यद्यपि मेघ के मार्ग में पड़ेगी, फिर भी उज्जैनी के प्रति कवि का इतना आग्रह है कि उनके लिए मेघ को थोड़ा सा मार्ग लंबा करके भी जाना चाहिए। उज्जैनी कवि ने लिखा है कि उज्जैनी यद्यपि मेघ के मार्ग में ना पड़ेगी, फिर भी उज्जैनी के प्रति कवि का इतना आग्रह है कि उसके लिए मेघ को थोड़ा-सा मार्ग लंबा करके जाना चाहिए। उज्जैनी का वर्णन मेघदूत में विस्तार से है। उज्जैनी से चलकर मेघ का मार्ग गंभीरा नदी, गिरि पर्वत, चर्णवती नदी, दशपुर, कुरुक्षेत्र और कनखल तक पहुँचा है और वहाँ से आगे अलकापुरी चला गया। यह कनखल इसलिए भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतला की सारी कथा इस कनखल से लगभग 15-20 मील दूर मालिनी नदी के तीर पर कर्णाश्रम में घटित होती है। कालिदास ने अपने सभी काव्यों में गंगा और हिमालय का एक साथ वर्णन किया है। इससे प्रतीत होता है कि कालिदास का हिमालय के उन स्थानों के प्रति विशेष मोह था जहाँ हिमालय और गंगा साथ-साथ है। इस दृष्टि से यह कनखल का प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ गंगा, हिमालय, मालिनी नदी पास आ जाती है। यह ठीक निश्चित कर पाना कि कालिदास किस विशिष्ट नगर या गाँव के निवासी थे शायद कुछ कठिन हो सकता है, परंतु अ, इस कनखल के आसपास के प्रदेश के प्रति कालिदास का वैसा ही प्रेम दिखाई पड़ता है जैसे कि व्यक्ति को उन प्रदेशों के प्रति होता है, जहाँ उसने अपना बाल्यकाल बिताया होता है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु जो है बहुत ही रमणीय है, सुंदर प्रतीत होती है। कालिदास को न केवल यहाँ के वन पर्वत की रुचि बल्कि यहाँ के सिंह, व्याघ्र, शार्दूल, वराह, हरिण आदि भी उनके काव्य में अपना उचित स्थान बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि वहाँ की ओस से गीली झरबेरियों के बेर भी उनकी अमर रचना में स्थान पा गए हैं। अब कालिदास का गौरव की बात कर लेते हैं, तो कालिदास एक थे या कई, इस विषय पर बहुत विवाद है। इसको छोड़ के जनश्रुति में जिस प्रकार ये मालूम होता है कि कोई कालिदास विक्रमादित्य की सभा में था, उसी प्रकार भोज प्रबंध में भी भोज की सभा में भी एक कालिदास का उल्लेख है। तो कालिदास का उल्लेख जो है हमको एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नवरत्नों में शामिल थे और भोज प्रबंध की सभा में भी कालिदास का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों ने 3 कालिदास माने हैं। रखर ने भी लिखा है कि ललित श्रृंगार की रचनाओं में भी एक ही कालिदास को कोई नहीं जीत सकता, फिर भी कालिदास दासों का तो कहना ही क्या है। कालिदास कौन थे, ये कब हुए, इस विवाद को छोड़कर अब उनके अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतला की ओर आते हैं। अ, कालिदास की रचनाओं की प्रशंसा उनके पार्वती कवियों में मुक्त कंठ से की जाती है। एक कवि ने कालिदास की सूक्तियों को मधुरस से भरी हुई आम्र मंजरियों के समान बताया है। एक और कवि ने लिखा है कि कवियों की गणना करते समय कालिदास का नाम जब कनिष्ठ मतलब उँगलियों पर रखा गया तो अनामिका
के लिए उनके समान किसी दूसरे कवि का नाम ना सूझा और इस प्रकार अनामिका उँगली का अनामिका नाम समर्थ हो गया। आज तक भी कालिदास के समान कोई भी कवि नहीं हुआ है। एक और आलोचना ने लिखा है कि काव्यों के नाटक सुंदर माने जाते हैं, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे श्रेष्ठ है। शकुंतला में भी चौथा अंक जो है उस अंक के 4 श्लोक अनुपम हैं, तो यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं। अ, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ अनुवाद है। तो अभिज्ञान शाकुंतला की प्रशंसा केवल भारतीय आलोचकों ने ही नहीं की है, यहाँ पे कुछ विदेशी भी हुए हैं और इसका जो है वो स्तुति करते हैं। जर्मन कवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतला का अनुवाद जर्मन में भाषा में पढ़ा था। शाकुंतला का जो सौंदर्य मूल संस्कृत में है, उसे अनुवाद में ज्यों का त्यों लाना संभव नहीं है और हमें मालूम नहीं है। इसको आगे हटा के आगे देखते हैं। ये उन्होंने जब ये अनुवाद किया, तो वो यहाँ पर एक उन्होंने पाया और वो लिखते हैं कि यदि तुम तरुण वसंत के फूलों की सुगंध और ग्रीष्म ऋतु के मधुर फलों का परिपाक एक साथ देखना चाहते हो या उस वस्तु का दर्शन करना चाहते हो, जिससे अंतःकरण पुलकित, सम्मोहित, आनंदित और तृप्त हो जाता है, अथवा तुम भूमि और स्वर्ग की झांकी एक ही स्थान पे देखना चाहते हो, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या करो? रस पान करो। गेटी की आलोचना शकुंतला का सही मूल्यांकन समझी जा सकती है। कवि रविंद्र ने भी शकुंतला की आलोचना करते हुए लिखा है कि शकुंतला का आरंभ सौंदर्य से हुआ और उस सौंदर्य की परिणति मंगल में जाकर हुई है। इस प्रकार कवि की मृत्यु और अमृत से संबंध कर दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम को जिस दृष्टि से भी देखा जाए, यह विलक्षण रचना प्रतीत होती है। उसकी कथा वस्तु, पात्रों और चरित्र चरित चरित्र चित्रण, नाटकीयता, सुंदर कथन, उसकी काव्य सौंदर्य से भरी उपमाएँ और स्थान-स्थान पर प्रयुक्त हुई समयोचित सूक्तियाँ और सबसे बढ़कर विविध प्रसंगों की ध्वन्यात्मकता इतनी अद्भुत है कि इन दृष्टियों से देखने पर संस्कृत के भी अन्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतला से टक्कर नहीं ले सकते। फिर अन्य भाषाओं का कहना ही क्या है? मौलिक ना होने पर भी ये मौलिक है। तो यहाँ पर ये कथा जो है महाभारत की, ये जो अभिज्ञान शाकुंतला उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने कहीं से कथा ली है। तो ये कथा जो है महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। इम्पोर्टेंट है कि जो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कहानी है वो रामायण में कहाँ से मिलती है? तो रामायण के आदि पर्व से ली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात ये है। इसके अलावा पद्म पुराण में भी शाकुंतला की कथा मिलती है और वह महाभारत की अपेक्षा शाकुंतला की कथा के अधिक निकट है। इस प्रकार विंटर निज का ये मानना है कि शाकुंतला की कथा जो है पद्म पुराण से ली गई है, परंतु विद्वानों का कथन है कि पद्म पुराण का ये भाग जो है शकुंतला की रचना के बाद लिखा गया है और बाद में प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। महाभारत की कथा में दुर्वासा के शाप का उल्लेख नहीं है। महाभारत का दुष्यंत कालिदास के दुष्यंत से ठीक उल्टा नहीं, तो भी बहुत अधिक भिन्न है। महाभारत की शकुंतला भी कालिदास की शकुंतला की भांति संलग्न नहीं है। यह दुष्यंत को विश्वामित्र और मेनका के संबंध के फलस्वरूप हुए अपने जन्म की कथा अपने मुँह से सुनाती है। महाभारत से दुष्यंत शकुंतला के रूप में मुग्ध होकर शकुंतला के से गांधर्व विवाह की प्रार्थना करता है, जिस पर शकुंतला कहती है कि मैं विवाह इस शर्त पर कर सकती हूँ कि राज सिंहासन मेरे पुत्र को ही मिले। दुष्यंत उस समय तो अस्वीकार कर लेता और बाद में अपनी राजधानी में लौटकर जानबूझकर लज्जावश शकुंतला को ग्रहण नहीं कर सकता। कालिदास ने इस प्रकार के अपरिष्कृत रूप से प्राप्त हुई इस कथा को कल्पना से अद्भुत रूप से निखार दिया है। दुर्वासा के शाप की कल्पना करके उन्होंने दुष्यंत के चरित्र को ऊंचा उठाया है। कालिदास की शकुंतला भी अभिजात्य सौंदर्य करुणा की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने सारी कथा का निर्माण भावों का चित्रण इत्यादि ढंग से किया है और मौलिक और अपूर्व है। अब यहाँ पर ये संकेत कुछ हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
काव्य सौंदर्य चूँकि हम हिस्ट्री के उससे देख रहे हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो आप वीडियो पॉज़ करके यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।